नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत दौरे से पहले की पीएम मोदी की तारीफ की है और ग्लोबल वार्मिंग से जंग में पीएम मोदी के नेतृत्व करने के लिए उनकी सराहना की है। तो चलिए जानते हैं ब्रिटेन के पीएम ने पीएम मोदी की तारीफ में और क्या कुछ कहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने भारत दौरे से पहले जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। जॉनसन ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से जंग में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने भारत को अपना दोस्त करार देते हुए कहा कि अगले महीने की प्रस्तावित यात्रा के दौरान वार्ता के एजेंडे में टिकाऊ भविष्य के लिए लंदन और नई दिल्ली के साझा दृष्टिकोण सहित कई मुद्दे शामिल रहेंगे। बता दें कि बोरिस जॉनसन अप्रैल में भारत दौरे पर आने वाले हैं। आपदा प्रतिरोधक आधारभूत ढांचा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि ICDRI को संबोधित करते हुए बोरिस जॉनसन ने इसकी मेजबानी करने को लेकर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। यह सम्मेलन डिजिटल माध्यम से आयोजित किया गया है और पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इस दौरान जॉनसन ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में शानदार नेतृत्व को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। साथ ही उन्होंने भारत के नेतृत्व में तथा ब्रिटेन की सह अध्यक्षता में ICDRI की उत्कृष्ट पहल का स्वागत किया। ICDRI के बारे में बात करते हुए जॉनसन ने कहा कि इस तरह के गठबंधन का लक्ष्य न केवल एक दूसरे से सीखना है बल्कि उन छोटे द्वीपीय राष्ट्रों को मदद पहुंचाना भी है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि टिकाऊ भविष्य के लिए हमारे पास एक साझा दृष्टिकोण है और मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। गौरतलब है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भारत के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण उनका दौरा स्थगित हो गया था। बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, मैं इस उत्कृष्ट पहल के प्रति भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं और मुझे गर्व है कि ब्रिटेन ICDRI का सह अध्यक्ष है। हमने 28 देशों और संगठनों के साथ मिलकर एक शानदार शुरुआत की है। जॉनसन ने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है और इससे निपटने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इस मुद्दे पर पीएम मोदी से चर्चा करने को लेकर उत्सुक हैं। ब्रिटेन दुनिया में अपना पहला प्रयोग करने जा रहा है जिसके तहत अपराधियों को GPS टैग पहनाया जाएगा ताकि उन्हें दोबारा अपराध करने से रोका जा सके। तो चलिए जानते हैं कि ब्रिटेन की सरकार ने अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या क्या नए कानून बनाए हैं। ब्रिटेन दुनिया में अपना पहला प्रयोग करने जा रहा है जिसके तहत अपराधियों को GPS टैग पहनाया जाएगा ताकि उन्हें दोबारा अपराध करने से रोका जा सके। अक्सर यह देखने में आता है कि जेल से रिहा होने के बाद क्रिमिनल दूसरी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। ब्रिटेन में इस तरह के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपराधियों को GPS टैग पहनाने का फैसला लिया है। नए नियमों के अनुसार 1 वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वालों में GPS फिट किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि इस पहल से पुलिस को शातिर अपराधियों पर 24/7 नजर रखने में मदद मिलेगी।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चोरी और सेंधमारी के दोषियों में से आधे से अधिक 1 वर्ष के भीतर दोबारा वारदातों को अंजाम देते हैं और 80% मामलों में किसी संदिग्ध की पहचान नहीं हो पाती। नए नियम से पुलिस को ऐसे लोगों को पकड़ने में सहायता मिलेगी। मिनिस्टर फॉर क्राइम एंड पुलिसिंग किट मॉल्थस ने इस मामले में कहा कि जीपीएस टैग से पुलिस को अपराधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। इसके 2 फायदे होंगे। पहला, पुलिस अपराधियों को किसी दूसरी वारदात को अंजाम देने से रोक सकेगी। दूसरा, यदि वारदात हो भी जाती है तो अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सकेगा, क्योंकि जीपीएस की मदद से पुलिस को पता होगा कि अपराधी कहां है। मंत्री ने बताया कि पुलिस जेल और प्रोबेशन सर्विस के कर्मचारियों के साथ काम करेगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि जीपीएस टैग वाला अपराधी उस क्षेत्र में मौजूद था या नहीं, जहां चोरी, लूट, डकैती या हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। किट मॉल्थस के अनुसार इससे सुरक्षा कर्मियों को अपराधियों को पकड़ने के लिए जरूरी सबूत मिल सकते हैं। यदि ब्रिटेन अपनी इस योजना में सफल होता है तो यह दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रयोग होगा, क्योंकि अभी तक किसी भी देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट से रूस की चिंता बढ़ गई है। रूस ने अमेरिका में अपने राजदूत को सलाह के लिए वापस बुलाया है। बता दें कि बीते बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा बताया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि पुतिन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बाइडेन ने रूस को क्या चेतावनी दी जिसकी वजह से रूस की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट आने से रूस में उथल-पुथल मच गई है। रूस ने अमेरिका में अपने राजदूत को सलाह के लिए वापस बुलाया है। खास बात यह है कि बीते बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा बताया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि पुतिन को कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद रूस ने ये प्रतिक्रिया दी है। इस खुफिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पुतिन ने बीते नवंबर को अमेरिका में हुए चुनाव में दखल दिया था। बाइडेन से अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को लेकर सवाल किया गया था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने बाइडेन की उम्मीदवारी को नुकसान पहुंचाने और ट्रंप के प्रचार में मदद की थी। खास बात यह भी है कि पुतिन पर विपक्ष के नेता अलेक्सी नवेल्नी को जहर देने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बाइडेन से सवाल किया गया कि क्या वे पुतिन को हत्यारा मानते हैं, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने घोषणा की कि वे नवेल्नी को जहर देने के लिए सजा के तौर पर रूस में लगे निर्यात प्रतिबंधों को और सख्त कर रहे हैं। रूस ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनयिक को अपने देश वापस बुलाया है। हालांकि रूस ने इस बात पर जोर दिया है कि वे दोनों देशों के बीच संबंधों को खराब नहीं करना चाहते हैं। रूस के विदेश मंत्रालय से जारी बयान के अनुसार वॉशिंगटन में रूसी दूत एंटली एंटोनोव को सलाह के लिए मॉस्को आमंत्रित किया गया है। बयान में कहा गया है कि इस आमंत्रण का मकसद इस बात का विश्लेषण करना है कि आगे क्या किया जा सकता है। साथ ही अमेरिका के साथ रिश्तों के संदर्भ में अब क्या करना है। रूस के उप विदेश मंत्री सार्जेई रेयाकोव ने कहा कि रूसी अमेरिकी संबंधों को आगे खराब करने की जिम्मेदारी पूरी तरह अमेरिका के पास है।
कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिकी बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है, जिसमें 6 महीने से लेकर 12 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि बच्चों के लिए बनाई जा रही इस वैक्सीन को बनाने में कौन कौन से ट्रायल किए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिकी बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है, जिसमें 6 महीने से लेकर 12 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। इससे पहले कंपनी ने वैक्सीन का परीक्षण 12 से 17 आयु वर्ग के बच्चों पर किया था, लेकिन उसके नतीजों की घोषणा अब तक नहीं की गई है। बता दें कि दुनिया के अधिकांश देशों में कोरोना की रफ्तार फिर से तेज हो चुकी है। मॉडर्ना ने बताया कि उसने अपने कोविड-19 वैक्सीन mRNA 1273 के लिए 6 महीने से लेकर 12 साल तक के बच्चों पर स्टडी शुरू कर दी है। इस ट्रायल में अमेरिका और कनाडा के 6,750 बच्चों को शामिल किया गया है। बता दें कि वैक्सीन mRNA 1273 की सुरक्षा और प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। कंपनी ने आगे कहा कि मानव परीक्षण में शामिल हर बच्चे को 28 दिन के अंतराल पर 2 डोज लगाए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि वर्तमान में वैक्सीन लेने वाले वयस्कों को लगाया जा रहा है। मॉडर्ना कंपनी ने बताया कि यह रिसर्च 2 हिस्सों में होगी। पहले हिस्से में 2 से 12 साल के बच्चे शामिल होंगे और उन्हें 2 डोज लगाए जाएंगे। हर डोज 50 या 100 माइक्रोग्राम का होगा, जबकि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को 25, 50 या 100 माइक्रोग्राम के 2 डोज दिए जा सकते हैं। शोधकर्ता वैक्सीन के असर को जांचने के लिए दूसरे टीकाकरण के बाद प्रतिभागियों की 1 साल मॉनिटरिंग भी करेंगे। उसके बाद अंतरिम विश्लेषण इस बात का पता लगाने के लिए किया जाएगा कि सबसे अच्छा डोज हर ग्रुप के लिए क्या हो सकता है। बच्चों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा कम रहता है, लेकिन वह दूसरों तक वायरस पहुंचा सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक चाहते हैं कि बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन तैयार की जाए, ताकि संक्रमण के फैलने की आशंका को बेहद सीमित किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी कंपनी ने ट्रायल शुरू कर दिया है। बता दें कि मॉडर्ना की 2 डोज वाली वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ अमेरिका में इस्तेमाल के लिए स्वीकृत 3 टीकों में से एक है। 2 अन्य वैक्सीन में फाइजर बायोटेक और जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली कोवैक्सीन है। पाकिस्तान सरकार ने बीते बुधवार को एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को पाकिस्तानी वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। पाकिस्तानी वायुसेना के लिए DGPR की तरफ से आए आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार कौन है ये एयर मार्शल जहीर अहमद, जिन्हें पाकिस्तानी वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान सरकार ने बीते बुधवार को एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को पाकिस्तानी वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया। पाकिस्तानी वायुसेना के लिए डायरेक्टोरेट जनरल पब्लिक रिलेशन की तरफ से आए आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान 19 मार्च को रिटायर होंगे, जिसके बाद सिद्धू ये जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें कि एयर मार्शल सिद्धू प्रशासनिक मामलों के डिप्टी चीफ रह चुके हैं। उन्होंने फाइटर पायलट के तौर पर 1986 में वायुसेना की GDP शाखा ज्वाइन की थी। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान एक लड़ाकू स्क्वाड्रन परिचालन एयरबेस और रीजन कमान की कमान भी संभाली है।
इसके अलावा उन्हें कई अहम पदों पर काम करने का अनुभव है। वायुसेना के इस्लामाबाद स्थित मुख्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसी कार्यक्रम में रिटायर हो रहे वायुसेना प्रमुख नए अधिकारी को कमान सौंपेंगे। उन्होंने एयर स्टाफ के असिस्टेंट चीफ संचालन अनुसंधान और विकास और एयर स्टाफ के असिस्टेंट चीफ ट्रेनिंग ऑफिसर और वायुसेना के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम किया। एयर मार्शल सिद्धू ने ब्रिटेन के कॉम्बैट कमांडर्स स्कूल, एयर वॉर कॉलेज और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज में शिक्षा प्राप्त की है। कार्यकाल के दौरान उन्हें सितारा ए इम्तियाज और तमगा ए इम्तियाज से नवाजा जा चुका है। सिद्धू मशहूर धार्मिक स्कॉलर हकीम गुलाम मोहम्मद के बेटे हैं। एक खबर के मुताबिक राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने रिटायर होने जा रहे चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को निशाने इम्तियाज भी दिया है। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मगुफुली का 61 साल की उम्र में निधन हो गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई की वजह से उनको बुलडोजर के नाम से भी लोग जानते थे। तो चलिए जानते हैं दिवंगत राष्ट्रपति जॉन मगुफुली के बारे में, जिनकी लोकप्रियता पूरे तंजानिया में मशहूर थी। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तंजानिया के उपराष्ट्रपति सामिया सुलूहू ने मगुफुली के निधन की पुष्टि की है। आशंका जताई जा रही है कि राष्ट्रपति कोरोना संक्रमित थे, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। 27 फरवरी के बाद से राष्ट्रपति जॉन मगुफुली को सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखा गया था, जिसके बाद से उनकी बीमारी को लेकर कयासों का दौर जारी था। यह भी कहा जा रहा था कि वह गुपचुप कोरोना का इलाज करवा रहे थे। राष्ट्रपति मगुफुली संडे चर्च सर्विस में अक्सर हिस्सा लेते थे, लेकिन 27 फरवरी के बाद से उन्हें किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखा गया। ऐसी चर्चा थी कि वो बीमार हैं और विदेश से इलाज करा रहे हैं। 2010 में तंजानिया में परिवहन मंत्री के रूप में दोबारा नियुक्त होने पर उन्हें काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी। आक्रामक लीडरशिप और सड़क निर्माण उद्योग में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की वजह से उनका नाम बुलडोजर रख दिया गया था। राष्ट्रपति मगुफुली संडे चर्च सर्विस में अक्सर हिस्सा लेते थे। जॉन मगुफुली 2015 में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे। इसके बाद 2020 में उन्हें दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया। बता दें कि मगुफुली भी उन देशों के प्रमुखों में शामिल थे जिन्होंने कोरोना के खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। राष्ट्रपति मगुफुली ने कहा था कि भगवान कोरोना से बचाएगा और इलाज जैसे कि भाप लेने से तंजानिया के लोग कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कोरोना वायरस टेस्ट का मजाक उड़ाते हुए वैक्सीन को खतरनाक और पश्चिमी देशों की साजिश बताया था। इसके अलावा उन्होंने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों का भी विरोध किया था। हाल ही में तंजानिया के मुख्य विपक्षी नेता ने राष्ट्रपति जॉन मगुफुली के स्वास्थ्य पर सनसनीखेज खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति कोरोना संक्रमित हैं और भारत में इलाज करवा रहे हैं। मगुफुली के हाथों पिछले चुनाव में पराजित होने वाले टुंडू लिसू ने केन्या के मेडिकल और सुरक्षा सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि राष्ट्रपति को
केन्या के अस्पताल से ट्रांसफर कर भारत ले जाया जा चुका है और वो कोमा में है। हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत मुहैया नहीं कराया था। राष्ट्रपति मगुफुली संडे चर्च सर्विस में अक्सर हिस्सा लेते थे, लेकिन 27 फरवरी के बाद से उन्हें किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखा गया। ऐसी चर्चा थी कि वह बीमार हैं और विदेश में इलाज करा रहे हैं। 2010 में तंजानिया में परिवहन मंत्री के रूप में दोबारा नियुक्त होने पर उन्हें काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी। आक्रामक लीडरशिप और सड़क निर्माण उद्योग में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की वजह से उनका नाम बुलडोजर रख दिया गया था। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।